अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मामलात में बड़ी पेशरफ्त की। तो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले में बड़ी पेशरफ्त हुई है और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान डेडलॉक जल्द ख़त्म होने का इम्कान पैदा हो गया है। और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया था और आज मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हो गई है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और कहा है कि एक दो रोज़ में एक अच्छी खबर मिल सकती है। आज क्या डेवलपमेंट हुई है इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। शहरयार खान ने लिया है। शहरयार, आज की मुलाकात की क्या डिटेल्स हैं आपके पास और क्या हुकूमत ने मौलाना को मना लिया या मौलाना ने हुकूमत को मना लिया? फिर देखिए, दोनों जानिब से आज इस मुस्बत इशारे दिए गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस से जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक भी मामले पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है और जो मौलाना फजलुर रहमान यहाँ आए इस मुलाकात के बाद और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी सब अच्छे की खबर सुनाई है और उनका कहना है कि हमने अपना वही मौक़िफ़ सामने रखा कि जब ये बिल यहाँ से दोनों ऐवानों से मंजूर हो गया और सदर ने एक एतराज़ किया जिसे दूर कर दिया गया, उसके बाद सदर के पास दूसरा एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं थी। दूसरा एतराज़ जब किया गया वो भी टाइम गुजरने के बाद किया गया और इसकी अब ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि यह अब एक एक्ट बन चुका है और इसको नाफिज किया जाए। तो इस हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने जो है वज़ारत क़ानून को अमली इक़दामात करने की हिदायत की है और मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक अमली इक़दामात यही होंगे कि उसको एक्ट की शक्ल दे दी जाए और उनका मुतालबा तस्लीम हो जाए। इस तरह एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जो मामला लग रहा था कि खराबी की जानिब जा रहा है, JUI के सरबराह मुख्तलिफ जलसों में जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का, इस्लामाबाद में धरना देने का, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मान गई है, क्योंकि जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा एक्ट बन गया, अब इसमें कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। तो अगर तरमीम नहीं होगी तो इन केस अब लग रहा है कि हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया मौलाना की बात पर। जी बिल्कुल। गालबन जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने इस मामले में मुदाखलत की थी और उन्होंने हुकूमत को हिदायत की थी कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए और मामले को तनाज़े की शक्ल न दी जाए। तो उस हवाले से गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म ने जो है मिस्र से वापस पहुँचते ही सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया और उन्हें आज यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस आने की दावत दी और उन्होंने तमाम जो वज़ीर आज़म ने जो बात सुनी मौलाना फजलुर रहमान की, उन्होंने उनके मौक़िफ़ पे जो है तायीद की, उनके मौक़िफ़ की और उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है और इस हवाले से उन्होंने वज़ारत क़ानून को हिदायत जारी की है कि जल्द से जल्द इस हवाले से अमली इक़दामात किए जाए, यानी इसको अगर ये एक्ट बनना है तो फौरी तौर पर एक्ट बनाने के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो मामला जो है लगता यूँ है कि हल होने की तरफ चला गया और एक से दो रोज़ में यह मामला जो है हल हो जाएगा। लेकिन शहरयार, अभी 2 रोज़ पहले ही असम्बली में मौलाना जब धुआंधार खिताब भी किया था, उसके बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो तरीक़ाकार बताया था वो तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मौलाना का इसरार था कि ये एक्ट बन चुका हुआ है और हुकूमत का ये इसरार था कि ये एक्ट नहीं बना, इसमें और भी मराहिल हैं। तो अब इसकी शक्ल क्या होगी, किस तरह से मामला तय होगा? या एक्ट अगर एक्ट भी बनना है तो वज़ीर क़ानून तो कह चुके हैं कि अभी इस शक्ल में तो ये पास नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, वज़ीर क़ानून की राय अपनी जगह। आज इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया था, स्पीकर कौमी असम्बली भी आज यहाँ इस मुलाकात में शरीक थे और इस मामले को अगर हल करना चाहे दोनों जमातों की जानिब से, दोनों फरीक़ैन की जानिब से अगर हल करने की नीयत हो तो यह मामला जो है थोड़ी सी देर में हल हो सकता है और इसके लिए हल जो है वो जब ये जहन बैठेंगे तो हल इसका निकाल लिया जाएगा और हल इतना ज़्यादा पेचीदा भी नहीं है। इस हवाले से बैठने की ज़रूरत है और जैसे ही बैठेंगे ये दोबारा से पेश हो के किसी भी इजलास में ये पेश किया जा सकता है। लेकिन जो JUI की शर्त है वो यही है कि इसको फौरी तौर पर एक्ट की शक्ल दी जाए। तो उसके लिए हुकूमत को राह देखनी होगी कि किस तरीके से क्या तरीका अपनाया जाएगा और JUI की बात भी मान ली जाए और हुकूमत का भी भरम रह जाए। कोई ऐसा दरमियानी रास्ता अब हुकूमत तलाश करेगी और वो रास्ता निकालने के बाद इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त होगी। सही, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शहरयार खान हमारे साथ मौजूद
थे बहुत शुक्रिया। और देखा जाएगा कि जी ये जो डेड लॉक था अब खत्म होता नजर आ रहा है और मौलाना राजी हो जाएंगे या नहीं होंगे। वैसे एट द एंड मौलाना राजी हो ही जाते हैं इमरान, हमने देखा है बहुत सारी सिचुएशंस में। तो पेचीदा मामला भी नहीं था और पेचीदा भी था, तो अब देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है। मुज़ाकरात होते हैं, इस पर हुकूमत मानती है या मौलाना मानते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने कुर्रम में अमन के क़याम के लिए तमाम बंकर्स और ज़िला को असलहे से पाक करने का फैसला कर लिया है। इजलास में फैसला किया गया है कि बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत की। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुर्रम में बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। कुर्रम में अद्वियात और दीगर अशिया की फराहमी बर वक्त की जाएगी। इजलास में अमन अमान के लिए कायम ग्रैंड जरगे के इक़दामात का जायजा लिया गया और निगरान कमेटी को सुलह के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए ग्रैंड जरगे से मुलाकातें जारी रहेंगी। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। इस मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इस्तेदाद कार बढ़ाने में भी पूरा ताउन फराहम किया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास से मुतालिक मजीद भी बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर बताइएगा कुर्रम की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जो इजलास हुआ है आज एपेक्स कमेटी का उसमें क्या मामला तय हुआ? देखिए जी, कुर्रम के हालात तो इंतहाई ख़राब हैं। राब्ते जो हैं ज़मीनी राब्ते बिल्कुल मुनक़ता हैं और इसी तरह जो टेलीफोनिक मामलात और जो डिजिटल जो वो सब कुछ मुनक़ता है। यहाँ तक कि जो सूबाई हुकूमत जो है वो जो अद्वियात या जो कपड़े वगैरह गर्म कपड़े जो वहाँ पर भेज रहे हैं वो भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भेज रहे हैं, यानी ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हैं। साथ साथ जो आज का एपेक्स कमेटी का इजलास था वो तकरीबन 12:05 पर शुरू हुआ और इस इजलास में जो है सबसे पहले जिसकी सदारत वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने की। इजलास में बाकायदा जो है IG KPK और बैरिस्टर सैफ ने कुर्रम के हालात पर बाकायदा एक वीडियो जो है वो शुरका को बताई, जो उनके हालात थे कुर्रम के, वो तमाम सूरत हाल से उनको आगाह किया। साथ साथ जो है इस इजलास में बाकायदा उनको ब्रीफ किया गया कि कुर्रम के हालात जो हैं जब तक यहाँ पर बंकर्स और असले की जो बढ़ते हुए रुझान है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा ये हालात बिल्कुल सुधरने वाले नहीं। इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि जो इस इजलास में जो है आला जो सिविल और अस्करी क़यादत थी उन्होंने भी काफ़ी अपने खदशात का इजहार किया और साथ साथ यही कहा कि जब तक बंकर्स और असले का जो भारी असला जो है इसके रुझान को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये हालात बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। बैरिस्टर सैफ ने इस इजलास में जो है फरीकैन से जो होने वाले जरगों की तफसीलात वो भी पेश की। साथ साथ IG KPK ने जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी वो भी इनके सामने रखी। ताहम अभी जो है इजलास तकरीबन 3.5 घंटे तक चला और इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए हैं और 2 फैसले तो हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें यही बंकर्स का फौरी तौर पर खात्मा और फौरी तौर पर जो असले की नुमाइश है और जो रुझान बढ़ता हुआ रुझान है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। साथ साथ जो ग्रैंड जरगा एक तश्कील दिया गया है उससे बाकायदा आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर फिर से मुज़ाकरात किए जाएंगे और इसमें बाकायदा सूबाई हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, सूबाई वज़ीर कानून इसका हिस्सा होंगे, बैरिस्टर सैफ ऑलरेडी कमेटी को चेयर कर रहे हैं वो इसका हिस्सा होंगे और IG KPK जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और यासिर ये भी कहिएगा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी पूरा इत्तेफाक किया गया है, इदारों के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखें, इदारों के लिए इब्तदाई तौर पर यही हिदायत जारी की गई हैं कि यहाँ के जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको जो है ठीक करने के लिए फौरी इक़दामात उठाने के लिए एक बाकायदा एक तहरीरी मुआहिदा कहा जाता है वो किया गया है। वो मुआहिदा भी सामने आ जाएगा। इसमें पुलिस और अस्करी जो हमारी जो क़यादत है उन्होंने बाकायदा इस हवाले से कोऑर्डिनेशन की है और मजीद भी करने जा रहे हैं। हमारे जो ज़राए हैं जो इस इजलास के अंदर मौजूद थे उनका यही कहना था कि बैरिस्टर सैफ ने जो ब्रीफिंग दी और उसके बाद जो वीडियो जो बताई कुर्रम के हालात के हवाले से तो उसमें जो पुलिस की जो कमी थी उसको भी डिस्कस किया गया और जो खासकर पुलिस के पास जो असलहा की कमी थी इस
इस हवाले से भी इसको भी डिस्कस किया गया। कहा जाता है कि पुलिस की भी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर आज इस इजलास में मंजूरियां दी गई हैं, और इस इजलास में बाकायदा अली अमीन गंडापुर ने जो अपने कमेंट्स दिए हैं वो यही कहा है कि सूबे के हालात को दुरुस्त करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट का साथ जो है उनको भरपूर चाहिए, और यकीन सूबे के हालात को दुरुस्त करने के लिए वफाकी हुकूमत का साथ भी दरकार है। बहुत शुक्रिया हुसैन, इस अहम इजलास से मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। कुरम में हम देख लें पिछले काफ़ी दिनों से इस वक्त हालात कशीदा थे और बड़ी कीमती जानें भी वहाँ पर ज़ाया हुई हैं। ग्रैंड जिरगा भी वहाँ पर हुआ। अब हालात को कंट्रोल करने के लिए एक इजलास भी हुआ है जिसमें बड़े फैसले भी किए गए। आगे बढ़ते हैं जी, एक और अहम मामले पर हमने बात करनी है और वो है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। इसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन के पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार भी होगा। हुकूमती कमेटी का ऐलान आज मुतवक्के था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मिस्र में सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाइस मामलात में ताख़ीर हुई और दूसरी तरफ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त जारी है। पीटीआई को स्पीकर कौमी असम्बली ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया, जबकि इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर ऑफिस से राबता किया। स्पीकर ऑफिस ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसके बाद पीटीआई ने अपने TORs तैयार करने शुरू कर दिए हैं जो स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात ख़त्म करने पर बात होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर राना साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसार साहब, कहिएगा, जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि यहाँ से आगाज़ होगा मुज़ाकरात की बात करने के लिए हुकूमत की जानिब से, फिर हम देख रहे थे पीटीआई की जानिब से एक दूसरे की तरफ लफ्ज़ी गोलाबारी भी हो रही थी, और अब मामला जो है कमेटियों तक चला गया कि कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, फिर मुज़ाकरात तय होंगे। कितना ये ड्रैग हो गया मामला और कितनी आसानी से ये मामला हल हो सकता था? नहीं, ये मामला इतना पेचीदा है कि ये आसानी से तो हल हो ही नहीं सकता, और ये तो इन कमेटियों से भी मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये एक कमेटियों के लेवल का काम नहीं है, ना ये साबिक स्पीकर के बस का रोग है, ना मौजूदा स्पीकर के बस का रोग है। ये मामला, ये लड़ाई कुछ और है, इसके पीछे जो मामलात हैं वो कुछ और हैं। ये ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जो कमेटी ये मौजूद है पीटीआई की, ये भी मुकम्मल तौर पे ना आज़ाद है फैसले करने में, और जो उनके सामने बैठेंगे ना वो आज़ाद हैं। आप देखें ना कि अदालतें जिन्होंने अभी 2 दिन पहले डी चौक वाले इशू में लोगों को रिहा किया, जब बाहर निकले तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया उन्हें। तो आप यह सब काम इस्टेब्लिशमेंट पे ना डालें। पुलिस जो है वो तो आपके कंट्रोल में है, मामला आपके कंट्रोल में। आप जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे, और 2 चीजें, जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि आप फैसला करने की कुव्वत रखते हैं या ऊपर से फैसले लेके उस पर अमल करना है। दूसरा ये कि आपके अंदर जो सियासी बदनीयती और तासुब है वो खत्म होता है या नहीं होता है। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हुकूमत इस चीज को वो मेक श्योर कर लेती है तो शायद बात आगे बढ़े, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि ये मामला इस लेवल पर और इस तरह हल हो सकता है। तो फिर कैसे हल हो सकता है ये भी बताइए ना, क्योंकि हम पहले देख रहे थे, पहले तो दोनों कह रहे थे हमने मुज़ाकरात नहीं करने। कभी हुकूमत कहती थी हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं, पीटीआई कहती थी हमने आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने। अब तो दोनों तरफ से बड़े अच्छे बयान आ रहे हैं, अच्छे बच्चे बन के ये बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि दोनों, चले मामला हल होता है नहीं होता वो अलग बात है, क्या दोनों इस दफ़ा मुज़ाकरात करने में संजीदा हैं भी या नहीं? देखिए, बात ये है कि एक ट्रेन में ना लोग बैठे थे, तो एक बंदे ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उसने कहा लाहौर। उसने कहा लाहौर कहाँ रहते हो? उसने कहा इस्लामपुरा। कहता मैं भी वहीं रहता हूँ। उसने कहा कौन सी गली में रहते हो? उसने कहा सुलेमान स्ट्रीट। उसने कहा मैं भी वहीं रहता हूँ। उसने कहा कौन सा नंबर है? कहता 71 नंबर। तो उसने कहा मैं भी वहीं रहता हूँ। तो एक बंदे ने कहा यार जब तुम दोनों वहीं रहते हो तो पूछ क्यों रहे हो? कहता हम वक्त गुजार रहे हैं। तो ये वक्त गुजार कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। मामला 9 मई के पीछे खड़ा हुआ है, और 9 मई के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट 9 मई पे माफी देने को तैयार नहीं है पीटीआई वालों को, और वो अगर माफी देने को तैयार नहीं है तो उन्होंने फैसला करने वाले, ये तो खुद भीख में ली हुई हुकूमत लेके बैठे हुए, और अब सब मानते हैं। जिसने इंतखाबात कराए थे निगरान वजीर आजम को, उसने कहा कि हाँ सारा कुछ मैंने किया था। तो ये तो फैसला ही नहीं कर सकते। फैसला एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान होना है, और जिस दिन ये तय हो गया कि 9 मई का की जो लेकिन दीवार है, साहब जराए तो बता रही हैं कि बानी पीटीआई ने भी मुज़ाकरात का कह दिया है अपनी क़यादत को कि मुज़ाकरात करें।
जब माँ घर से बाहर जाती है ना, तो एवं ही बच्चों को टास्क दे जाती है, तूने कमरा साफ करना है, तूने ये करना है, ताकि वो लगे रहें, बिजी रहें। इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो कहीं और चल रहे हैं, कहीं और बात हो रही है, कोई और बात कर रहा है, और 9 मई के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बना दें, वो एक बंद गली से निकालने की कोशिश है। जुडिशियल कमीशन बन जाए, आजाद अदलिया है माशाल्लाह, हमारी 26वीं तरमीम के बाद तो दुनिया की सबसे आजाद अदलिया हमारी, तो वो बैठ के एक दफा कर लें, इस पे बात करके निकाल लें रास्ता। तो राना इसके अलावा साहब ये कोई रास्ता बताइए, नहीं है। पीटीआई को कहीं अंदाजा है इस बात का कि 9 मई वाला वाकया जो है वो एक बहुत बड़ी गलती थी, जो जिसमें पीटीआई के बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं, सबूत भी सामने आए हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ लोग तो बल्कि ज़्यादातर लोग पकड़े भी गए हैं, तो क्या पीटीआई को अंदाजा नहीं कि रास्ता यहीं से होकर निकलना है, और पीटीआई उसका खुमियाजा क्यों नहीं भुगत पा रही है, और क्या उसके लिए एक तरीकाकार पीटीआई के पास नहीं है कि उसमें माफ़ी मांग के आगे बढ़ा जाए? दो चीजें हैं, एक तो कितना और खमियाजा भुगतना उन्होंने, दूसरी बात यह कि मैं फिर कहता हूं कि ये उसके ऊपर डाल देना कि उसने किया है, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं तहकीकात कर लें, अगर उन्होंने किया है तो पूरी कौम आज भी अपने पाक फौज के साथ खड़ी है, अपने शोहदा के साथ खड़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनकी बेरुमती करने वाले को मैं भी माफी देने को तैयार हूं, लेकिन एक दफा तय तो कर लें कि किया किसने है। 2.5 साल हो गए, अभी तक हम यही तय नहीं कर सके कि भाई ये किया किसने, जिसने किया उसे गिरबान से पकड़ के कटहरे मिलाएं, सजा दे दें। 2.5 साल से जो आपने लटकाया हुआ है, आपकी अदालतें आपके पास है, सिस्टम बिल्कुल आपके पास राना है, सारा साहब, किया तो फिर वही है ना उन्होंने। देखिए ना कि जिन्ना हाउस के बाहर से जितने लोग मिले हैं, क्या वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं था? क्या यास्मीन राशिद जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी? क्या उनकी एजाज चौधरी की ऑडियो कॉल्स मौजूद नहीं हैं? क्या वहाँ से जो इस्लामाबाद से या पिंडी से या फैसलाबाद से जो लोग पकड़े उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है? सबूत तो मौजूद हैं, अदालतें, आप कह रहे हैं अदालतों में ट्रायल तो चल रहा है, फिर किस चीज़ की मजीद तहकीकात की जरूरत है अब? अच्छा, पकड़े जाना और मुजरिम होना दो अलग चीजें हैं। फोरेंसिक में तो फिर ऐसे भी बहुत सारे नंबर आए जिनका अभी तक नहीं पता चलता, मैं उस पर नहीं जा रहा कि इंतजामिया खामोश क्यों हो गई। उन्होंने डी चौक आना होता तो आपने पूरे इस्लामाबाद को जो है कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, खंदकें खोद देते हैं, पता नहीं कंटेनरों देते हैं, तो तब इंतजामिया कहाँ थी और क्यों थी और खामोश क्यों थी? बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी बात यह कि देखें, ये तो अदालतों ने फैसला करना है कि किसने क्या किया। डॉक्टर साहबा का आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया, तो उनकी तो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि अंदर ना जाए, वो एक अलग चीज है। वो तो फिर अदालतें फैसला करें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अदालतें फैसला करें, करें और करके जो मुजरिम है उन्हें सजाएं दे दें। खाली इल्जाम के नाम पर किसी के जमहूरी रास्ते को रोकना, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप अदालतें हमारी मौजूद हैं, हम क्या कहते हैं उनके को पेश करें और जल्दी करके फारिग कर दें, पता चल जाए कौन मुजरिम है, जो मुजरिम है उसे सजा दे दे। पूरी कौम खड़ी है अपने हीरोज के साथ। सही, जो मुजरिम है उसे सजा दे दे, पूरी कौम खड़ी अपने हीरोज के साथ, ये कहना है एसआर राना साहब का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और देखना ये है कि इसका क्या हल निकलता है और मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात की बात हम कब से सुन रहे हैं इमरान, हम अपने प्रोग्राम में भी करते हैं, आज मुज़ाकरात होंगे, कल होंगे, और अब देखते हैं कि कब मुज़ाकरात तय पाते हैं। खैर, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बाद रवां साल मुल्क भर में पोलियो से मुतासर अफराद की तादाद 64 हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पोलियो के खात्मे के लिए कायम रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री के एक ओहदेदार ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ जैकबाद से एक नया केस रिपोर्ट हुआ है। 13 दिसंबर को भी सिंध के ज़िला जैकबाद और सक्खर से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। रवां बरस सक्खर से रिपोर्ट होने वाला ये पहला केस था। ताहम जैकबाद में अब तक 4 बच्चे इस मरज से मुतासिर हो चुके हैं। जी हाँ, गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल है, और इस वक्त मुल्क भर में 4 लाख पोलियो वर्कर्स पोलियो के खात्मे के इन इक़दामात में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को दुनिया के सबसे बड़े निगरानी के निज़ाम की खिदमात भी हासिल हैं, और प्रोग्राम को मालूमात के हुसूल और तज्ज़िये का मेयार, नेटवर्क, जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज़, वबाई अमराज के बेहतरीन माहिरीन और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ के नुमाया माहिरीन की खिदमात भी हासिल हैं। और इसके बावजूद मुल्क भर में जारी पोलियो मुहिम के दौरान कराची के इलाके कोरंगी में आज पोलियो टीम पर हमले में
2 पोलियो वर्कर्स और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पोलियो टीम पर तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी एहलकार ज़माने में तैनात हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे ने सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा ये जो पोलियो टीम पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया, ये वाक़या है क्या और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पर? जी देखिए, ये थाना कोरंगी की हदूद है और रेंजर्स ग्राउंड के करीब कच्ची आबादी में ये पोलियो मुहिम के दौरान ये वाक़या पेश आया है और रोज़मर्रा मुहिम के तहत पोलियो वर्कर्स के हमरा जो है वो पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और ये कच्ची आबादी में काम करते हुए एक कबायली फैमिली के दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तो पुलिस का कहना है कि घर में मौजूद खवातीन की जानिब से पोलियो वर्कर्स और पुलिस जवानों को जो है वो सदोकोप कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पुलिस और रेंजर्स की जवान भी फिर वो मौके पर पहुंचे हैं और इस मौके पर घर में मौजूद जो फैमिली की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा भी किया गया और पुलिस पर पथराव भी करने लगे। इसके अलावा पोलियो वर्कर्स भी इस दौरान जो है जख्मी हुए हैं। पुलिस ने पूरी तौर पर हालात को कंट्रोल करते हुए 4 खवातीन और 2 जो लड़के थे जो इस हमले में मुलविस थे उन्हें जो है वो थाने में मुंतकिल किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो खवातीन है उसमें समीना है, इसके अलावा महाजबीन है। आज इस हुकूमत ने दावा किया था जी फुल सिक्योरिटी है पोलियो वर्कर्स के लिए और आज ही ऐसा वाक़या पेश आ गया। ये भी कहिएगा साथ साथ कि कहा जा रहा था जी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, हदफ दे दिया गया है, कितना हदफ दिया गया है, कितने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे और कब तक मुकम्मल खात्मा होगा? सुनने में बस आता है कि मुकम्मल खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है पोलियो वर्कर्स को, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये जिस तरह कबायली घराने के बाहर जब दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तो ये पुलिस एहलकार भी जब महफूज नहीं है जो उनकी हिफाजत पर मामूल है पोलियो वर्कर्स की, तो फिर पोलियो वर्कर्स की जो है वो क्या होगा। अब इस हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस एहलकार जो है उनको कतई तौर पर मना किया गया है कि वो किसी भी तरह किसी फैमिली पे जो है वो अगर कोई तशद्दुद या कोई इस तरह की हमला किया जाए तो उनको जो है वो गोली या फायरिंग, हवाई फायरिंग भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोई इस तरह का वाक़या पेश आया जाए, इसकी वजह से पुलिस हुकाम को जो वो मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाए। इसके अलावा मैं आपको सिक्योरिटी भी की गई है इस हवाले से और पोलियो टीमें जो कि इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं इस मुहिम का हिस्सा, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, आपने हमें आगाह किया। और एक और अहम मामला है जी, कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, एक और बुरी खबर यही है कि पंजाब के शहर मुल्तान में दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर खातून प्रोफेसर को उनके शौहर ने किराए के कातिल को लाखों रुपए देकर कत्ल करवा दिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक प्रोफेसर फिरोजा जमील के शौहर ने दूसरी शादी की इजाज़त ना मिलने पर शूटर के जरिए बीवी के कत्ल का मंसूबा बनाया और गिरफ्तारी के डर से कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दे दिया। जी बिल्कुल, और 7 रोज़ कबल मियाँ बीवी बच्चे के साथ कार में घर से निकले तो शूटर ने गाड़ी रोककर प्रोफेसर फिरोजा जमील को कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए शौहर और किराए के कातिल समेत 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शौहर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और मुलजिम का कहना है कि किराए के कातिल से 15 लाख रुपए में मामला तय पाए थे। 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे और बाकी 13 लाख रुपए काम होने के बाद देने थे, ये तय पाया था। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद। यासिर, कहिएगा इतना एक्सट्रीम अमल करना ये क्या वाकया है, कैसे पेश आया और पुलिस का क्या बताना है, अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जी 12 और 13 दिसंबर की रात को ये खातून लेक्चरर जिनका नाम फिरोजा, ये अपने शौहर और बच्चे के साथ अपने मैके जाने के लिए घर से निकली थी और थाना कुतुबपुर के इलाके में बिलाल कॉलोनी है जहाँ पर इनके जो मैके का घर है, वहाँ पर एक जगह पर ये गाड़ी स्लो हुई है तो एक शूटर जो है वो करीब आया और उसने गाड़ी के अंदर इस खातून को गोलियां मारी हैं, जिसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। शौहर की जानिब से पुलिस को ये इतला दी गई थी कि ये मुलजिम जिसने डकैती करने की कोशिश की है और खातून का पर्स छीनने की कोशिश के दौरान पर्स नीचे गिरा, जिसको उठाने के दौरान उसने खातून को गोलियां मारी और फरार हो गया। पुलिस ने जब तहकीकात की तो मालूम हुआ कि इसका जो शौहर है वो इस वाक़े में मुलव्वस है और शौहर को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद तफ्तीश के दौरान शौहर ने ये इंकशाफ किया कि वो दूसरी शादी करना चाहता था, जिसकी परमिशन नहीं मिली तो उस पर उसने अपनी बीवी को कत्ल कराया है और एक मुलजिम को पैसे दिए और बाकायदा एक प्लानिंग की गई और 4 दीगर जो मुलजमान थे वो भी इसमें शामिल थे। तो अब तक शौहर समेत 4 मुलजिम जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बताया ये गया है कि इब्तदाई तौर पर 2 लाख रुपए
वो इस शूटर को दिए गए थे और जो दीगर प्लानिंग में मुलव्वस जो लोग थे उनको ये दिए गए थे। बकिया पैसे इस वाक़े के बाद दिए जा रहे थे। पुलिस ने अब इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे तहकीकात भी की जा रही है। आप बता रहे हैं कि इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, तहकीकात भी की जा रही हैं, लेकिन मुल्तान जैसे शहर में इस तरह से वारदात हो जाना और ऐसे शूटर को 2 लाख रुपए एडवांस में दिए गए, 13 लाख रुपए काम होने के बाद, क्या एक पूरा नेटवर्क वहाँ पर काम कर रहा है जो कि इस तरह की सर्विसेज देता है? उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होने जा रही है आने वाले दिनों में? जी, पुलिस के मुताबिक दीगर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं, तो पुलिस उनको भी तलाश करने की कोशिश कर रही है। ताहम ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है और पिछले कुछ अर्से में इस तरह के वाक़यात तो होते रहे कि दौरान डकैती कोई मर्डर हो गया या किसी शहरी को गोलियां लगी, लेकिन ये इस तरह का वाक़या कि टारगेट किलिंग जिसमें बाकायदा तौर पर शोहर भी मुलव्वस है, उसने पैसे दिए, एक मनसूबा बंदी की गई है मंसूबे के तहत, और वहाँ पर जब गाड़ी शुरू हुई तो शौहर भी मुलव्वस पाया गया। बहुत शुक्रिया यासिर मजीद वक्त देने के लिए। और कितनी अफसोसनाक बात है, इंसान किस रिश्ते पे यकीन करे। एक शौहर ही है जिसने जी पैसे देकर अपनी बीवी को ही कत्ल करवा दिया सिर्फ एक दूसरी शादी के चक्कर में। तो एक जान लेना कितना आसान हो चुका है। अपने मामला तय करने के लिए आप किसी की जान ले लेते हैं, ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और एक तो जान ले ली किसी की, दूसरी उसकी अपनी जान भी अब खतरे में आ चुकी है क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अपने बच्चे की आपने देख लिया, दुनिया भी उसकी ख़त्म हो गई और अपनी दुनिया भी, अपनी आखिरत भी उसने तबाह कर लिया है। तो ये सोचने का मकाम है कि हमारे मुआशरे में कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं और माहौल दोस्त बसें चलाने का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट ने इलेक्ट्रिक बसों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। आला हुकाम के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें निहायत आरामदेह हैं। मुझे पता है कि आप काफ़ी एक्साइटेड हैं और क्योंकि लाहौर में जो है इतनी 27 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, इससे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होगा और स्मोक में भी मेरा ख्याल है कमी आएगी। सब कुछ आप बता दें, मैं भी बता देती हूँ। इसी में बात कर लेते हैं अली शहराज से, हमारे नुमाइंदे से। अली शहराज, बताइएगा तो ये पहले मरहले का आगाज़ कब होगा, कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है इस फैसले पर? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक के खतरात के ऊपर काबू पाते हुए बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो अहकामात जारी किए गए थे उसके मुताबिक 27 बसें जिसके मॉडल्स जो हैं वो लाहौर में पहुंच चुके हैं। और ये 27 बसें जो जिसकी तस्वीर जारी की गई हैं ये बड़ी कंफर्टेबल बसें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि जिस तरह स्पीडो बस थी, स्पीडो बस से भी बड़ा इसका साइज है और इसमें लोग इजी होके बैठ सकेंगे। ये 27 बसें जो हैं वो डिपो में पहुंच चुकी हैं। 300 बसें जो हैं वो लाहौर के लिए मंगवाई जाएंगी जो लाहौर की सड़कों पर लोगों को सफरी सहूलियत जो है वो मैसर करेंगी। ये जो बसें होंगी ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो फ्यूल से नहीं इलेक्ट्रिक से चलेंगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन में भी कमी आएगी। तो ये बताइए चार्जिंग का क्या हिसाब किताब होगा, कहाँ से चार्ज होंगी और एक चार्जिंग के बाद कितना चल सकेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक जो महकमा ट्रांसपोर्ट की इतलात के मुताबिक 3 स्टेशन जो हैं वो चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं स्पेशल इन बसों के लिए, जो कि एक मेन डिपो के ऊपर होगा और उस मेन डिपो से ये बसें चार्ज होकर जो गुजरेंगी और ये अपनी जो आखिरी जो स्टॉप होगा वहां तक एक चार्जिंग में पहुंचेंगी। उसके बाद वहां से दूसरी चार्जिंग करते हुए ये दोबारा अपने दूसरे आखिरी इख्तितामी स्टॉप तक पहुंचेंगी। इसके सेंटर के अंदर शमा चौक के पास भी एक इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग का स्टेशन है उसको भी बनाया जा रहा है कि अगर दरमियान में किसी जगह पे इसकी जरूरत पड़े तो वो उस चार्जिंग स्टेशन से भी चार्ज होके बसें चल सकेंगी। ये तमाम बसें जो है ये डिपो से ही चार्ज हुआ करेंगी। फैसला तो कर लिया गया है, अमला क्या होगा, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, कितने मुलाजमीन होंगे, नया अमला हायर किया जाएगा, क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई थी जिसके अंदर लाहौर ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं वो चलती थी और वो अरसा दराज से उनके रूट्स के ऊपर बसें खत्म हो चुकी हैं। अमला तो महकमा ट्रांसपोर्ट के पास मौजूद है और उनके स्टाफ भी मौजूद हैं, उसके रूट्स भी मौजूद हैं, सिर्फ बसों का इंतजार था। बसों की जो तादाद है वो 300 बताई जा रही है, लेकिन अभी लाहौर में जो बसें पहुंची हैं वो 27 बसें पहुंच चुकी हैं और ये 27 बसों के साथ रूट का स्टार्ट किया जाएगा। ये 27 बसों के साथ इस रूट का स्टार्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली शहराज करे थे। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और खासतौर पर लाहौरी जो है उनको ये एजाज़ हासिल होगा कि वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसों में जो है वो सफ़र करेंगे और माहौल भी साफ होगा, साथ ही साथ स्मोक का खात्मा भी होगा और हुकूमत इकदाम तो कर ही रही है। खैर, इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा जाता है।